नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामलों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कुल 1106 नए केस दर्ज किए गए। आपको बता दें कि राजधानी में अब तक कोरोना वायरस से हुई मौतों की संख्या 400 के करीब पहुंच चुकी है और इसी के साथ राजधानी दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 16,000 के पार हो चली है। तो अब वहीं दिल्ली में अब तक करीब 398 लोग कोरोना के कारण दम तोड़ चुके हैं। यहां पर कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 8,470 है, जबकि पिछले 24 घंटे में 231 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में अब तक 7,495 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और उधर दिल्ली पुलिस में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां हाल ही में सरिता विहार के एसीपी कोरोना संक्रमित पाए गए, उनके संपर्क में कौन कौन आया, फिलहाल इसकी जांच जारी है। वही भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब भारत सबसे ज्यादा मामलों वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है और इसी डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने पहले लॉकडाउन लागू किया था। और अब सवाल उठ रहे हैं, क्या लॉकडाउन फेल हो गया है? ये सवाल विपक्षी कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने भी उठाया। अब हमें ये समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि लॉकडाउन आखिर लगाया क्यों गया था और उसका मकसद क्या था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तो इस बात पर जोर दिया था कि हमें कोरोना संक्रमण के इस साइकिल को तोड़ना है और दूसरा, सरकार लॉकडाउन के जरिए कुछ वक्त चाहती थी ताकि वो लॉकडाउन के बाद कोरोना के प्रकोप को संभालने के लिए तैयारी कर सके। तो क्या ये मकसद पूरे हो सके हैं? इस पर दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अतुल कक्कड़ कहते हैं कि शुरुआती वक्त में मामलों को स्लो डाउन करने में लॉकडाउन से कुछ फायदा तो हुआ, लेकिन पीक बहुत पहले आ सकता था। तो वहीं राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के आपको बता दें कि चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर DS मीणा कहते हैं कि लॉकडाउन से इस वायरस को समझने और जानने का वक्त मिला। कोरोना मरीजों का इलाज किस तरीके से करना है, टेस्टिंग किस तरीके से करनी है, इस बारे में लॉकडाउन ने काफी मदद करी। तो वही अमेरिका में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना की वजह से हुई मौत के आंकड़े में एक बार फिर उछाल दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटे में 1,297 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आपको बता दें कि अमेरिका में इसी के साथ कोरोना वायरस की वजह से कुल मौतों की संख्या करीब 1,01,573 पहुंच चुकी है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो यहां कुल संक्रमितों की संख्या भी 17 लाख को पार कर चुकी है। गौरतलब है कि अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से सबसे अधिक तबाही देखने को मिली। पिछले 3 महीने से लगभग पूरा देश बंद है और करीब 2.5 करोड़ लोग अपनी नौकरी तक गंवा चुके हैं। दूसरी ओर अब अमेरिका से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हैरान करती हैं। बीते दिन न्यूयॉर्क में एक सुपरमार्केट में लोगों की इतनी भीड़ जुट गई कि हालात बेकाबू हो गए और अंत में भीड़ ने पूरे सुपरमार्केट को ही लूट लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि देश को दोबारा खोल दिया जाए। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अब तक करीब 58 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं, जबकि 3.59 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन और कोरोना को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश में लंबे लॉकडाउन से बड़ी आबादी प्रभावित हुई। इनमें भी प्रवासी कामगार व श्रमिकों की संख्या काफी अधिक है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लौटने में लगे इन सभी को उनके घर में ही रोजगार देने की मुहिम छेड़ रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना सभी को उनकी कार्यक्षमता के अनुसार प्रदेश में ही रोजगार देने की है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन व अन्य औद्योगिक संस्थाओं के साथ एक MOU साइन किया, जिससे कि करीब 11,50,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन नरेडको, सीआईआई और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 9,50,000 कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने पर एक बड़ा करार किया गया। अवनीश अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने घर वापस लौटे करीब 26 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का वायदा किया है। बैठक से पहले कार्यक्रम में उन्होंने लगभग 11.5 लाख से अधिक कामगारों और श्रमिकों को उपलब्ध कराने के लिए जो करार किए गए थे उस पर विशेष बधाई भी दी और ये कहा कि जो कामगार और श्रमिक प्रदेश में आ रहे हैं उनके लिए विशेष योजनाएं चलाकर उनके स्किलिंग के स्तर को और बेहतर चलाकर उनको और अधिक जहां भी संभव है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी इच्छुक कामगार और श्रमिक प्रदेश में लौटना चाहते हैं वो सभी जहां भी जिन भी प्रदेशों से आना चाहेंगे उनको निःशुल्क लाने की व्यवस्था की जाएगी। ट्रेनों से, बसेस से जनपद में लाकर जनपद स्तर से गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था उनकी की जाएगी। आप अवगत हैं कि पूरे प्रदेश में एक बहुत ही मजबूत मैकेनिज्म तैयार किया गया है मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जिसमें हर व्यक्ति जो प्रदेश में वापस लौटता है उसको अगर ट्रेन से आ रहा है तो रेलवे स्टेशन से ले जाकर क्वारंटाइन सेंटर में पूरा उनका डेटा कैप्चर करना, उनका मेडिकल चेकअप पूरा कराना। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा फोन लाइन पे मौजूद हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से आज अवनीश अवस्थी जी ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस लौट चुके प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को रोजगार देने के लिए कितने तत्पर हैं और बहुत ज्यादा सीरियसली उन्होंने इसके रिगार्डिंग उन्होंने कार्य भी किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपको ये पता होगा कि ये इस तरह की घोषणा उत्तर प्रदेश करने वाला उत्तर प्रदेश जो है उसका पहला राज्य है पूरे देश में। एक तरफ अपने श्रमिकों को अपने प्रदेश में लाना, ट्रेनों के जरिए निःशुल्क बसों के द्वारा उनके गांव तक जहां उनका घर था वहां पहुंचाना, क्वारंटाइन करना, उनको टेस्ट करना, 1,000 रुपए की राशि देना। ये इतना करने के बाद जो आगे भविष्य था उनका, शायद वो ऐसा ना हो कि अंधकारमय हो, उनको आर्थिक साधन उनका पूरी तरह से ठप हो जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कार्यरत थे और एक बहुत बड़ा जरिया था जिससे वो अपनी कमाई करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी पहल की और आज ये जो एमओयू साइन हुए हैं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, एक माइलस्टोन है उत्तर प्रदेश के लिए, नहीं पूरे देश के लिए। आज मेरी श्रम मंत्री के स्वामी साहब मौर्य से मैंने जब बात की तो उनका कह रहा था कि ये एक नजीर है, एक मिसाल है पूरे देश में कि अपने श्रमिकों को वापस लाना, ससम्मान उनको रोजगार उपलब्ध कराना। पहले क्या होता था कि ये खुद से जाते थे इन कंपनियों में और सूक्ष्म हो, लघु उद्योग हो या जो बड़े उद्योग हैं वहां पे ये काम करते थे, कंपनियों के शर्त पे काम करते थे। लेकिन अब जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से इनका पंजीकरण होगा, इनको सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा देनी होगी, साथ ही हेल्थ सिक्योरिटी, आपको इनकी जो हेल्थ सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं होंगी या स्वास्थ्य इनके हेल्थ चेकअप से लेके इनके परिवार, सारी चीजें करनी होगी। और इस बार सरकार की तरफ से ये कामगार उपलब्ध कराए गए हैं इंडस्ट्रीज को, जो आपने कहा जैसे फिक्की, सीआईआई, लोक भारती, इन तमाम जैसे जो औद्योगिक इकाइयां थी, संघ थे, इनके साथ बैठक में ये बड़ा समझौता हुआ है। बिल्कुल मनीष जी, और एक बात और यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि उत्तर प्रदेश के कई श्रमिक विभिन्न राज्यों में काम कर रहे थे और उनमें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड हर प्रकार के श्रमिक हैं। तो आज जो एमओयूज के बारे में जो अवनीश अवस्थी जी ने जानकारी दी है, क्या उनमें इन सभी वर्कर्स के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, जो आज हुआ है उसमें रियल एस्टेट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इस सबके लिए अलग अलग संख्या है जी। अब चूंकि स्केलिंग का काम पहले से हो रहा था, 17 लाख से ऊपर जो है मैपिंग का काम हो चुका है, स्केल मैपिंग का काम हो चुका है। उसमें कितने कुशल हैं, कितने अकुशल हैं, यानी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड जो प्रवासी श्रमिक हैं उनकी पहचान की गई है और उसी आधार पर आज 11.5 लाख लोगों का
को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हुआ है। तो ये मैपिंग 17 लाख के करीब हो चुकी है। 27 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। ये सरकार ने ये जानकारी दी है, सरकार का आधिकारिक आंकड़ा है। और जो आज अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी कि 11.5 लाख कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़ा समझौता हुआ है। साथ ही 9.5 लाख, आपने सुना भी होगा, उन्होंने अपने बयान में कहा कि 9.5 लाख जो है कुशल, यानी कि कुशल कामगारों की संख्या बहुत बड़ी है। 9.5 लाख है जो विभिन्न कंपनियों में। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि अब पूरा कामगारों का, जो प्रवासी श्रमिकों की पूरा जो डेटा है वो सरकार के पास होगा। कितने लोग काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, इसका पूरा डिटेल जो है वो सरकार के पास था। और कंपनियां इनके साथ मनमाना या किसी तरह का ऐसा व्यवहार आचरण नहीं कर सकती है जिससे इनको दिक्कत हो। तो कहीं न कहीं इनकी घर वापसी हुई, प्रवासी श्रमिकों को घर लाया गया, साथ ही सम्मान के साथ, और तुरंत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बहुत बड़ा कदम है ये। जी बिल्कुल मनीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और आशा है कि इन श्रमिकों को जो अपने अपने रोजगार छोड़ के सिर्फ अपनी जान बचाने के मकसद से अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश वापस आए हैं, ये दोबारा इनका जो जीवन है वो एक सामान्य तरीके से जीने लायक बन सके। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। भाई ये रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार भारत में रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसके बाद देश में सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। सभी यातायात सुविधाएं भी स्थगित कर दी गई थी। हालांकि बाद में रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें जरूर चलाई। 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलनी शुरू हुई थी, जहां श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे ट्रेन चला रहा है। और अब तक करीब 3,840 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल चुकी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलनी शुरू हुई थी। श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे ये ट्रेन चला रहा है। और अब तक 3,840 ट्रेनें चल चुकी हैं और करीब 52 लाख यात्री इससे यात्रा कर चुके हैं। पिछले एक हफ्ते का अगर औसत देखें तो 1,524 श्रमिक स्पेशल ट्रेन और करीब 20 लाख पैसेंजर्स ने इनमें यात्रा की है। आपको बता दें कि 28 मई तक करीब 3,840 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल चुकी हैं। आपको बताना चाहता हूं क्योंकि काफ़ी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। इसमें देखिए 3 फेज में आपको देखने की ज़रूरत है। 1 से 19 मई के बीच में कोई भी ट्रेन डाइवर्ट नहीं हुई। फिर जो तीसरा फेज देखेंगे 25 से 28 मई के बीच में कोई भी ट्रेन डाइवर्ट नहीं हुई। ये जो एक बीच का फेज है 20 से 24 मई, जो 20 से 24 मई का जो फेज है, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट से जैसे जैसे डिमांड आती थी, रेलवे ने पूरी कोशिश करी कि उस डिमांड को हम तुरंत मीट करें। अगर हम किसी स्टेट गवर्नमेंट ने आज हमको रिक्वायरमेंट दी, हमारी पूरी कोशिश होती थी कि कल उसके लिए हम ट्रेन चला पाएं। जो ये 20 से 24 का जो बैंड देख रहे हैं, इसी बैंड में एक दिन 279 ट्रेन चली और बाकी 3 दिन भी 250 से ज़्यादा ट्रेन चली। एक दिन 265 चली, एक दिन 270 चली, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये जो ट्रेनें गईं उसमें 90% ट्रेनें, जो ये इस 20 से 24 का जो पीरियड है, 90% ट्रेनें ये यूपी और बिहार को गईं। तो ये जो 4 दिन का पीरियड ऐसा आया जिसमें कि जो यूपी और बिहार के जो नेटवर्क थे वो कंजेस्ट हो गए। सो मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि 3,840 ट्रेनें, उसमें से केवल 71 ट्रेन, 1.8% ट्रेन, वो भी खाली 4 दिन के लिए हमने डाइवर्ट करी। और इसलिए करी कि उस दिन हम अपने जो स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी उसको हम मीट विथ करना चाहते थे, और उस रिक्वायरमेंट मीट विथ करने के लिए हमको ज़्यादा ट्रेनें चलानी पड़ी। रूट नेटवर्क कंजेस्टेड हो गया, और उसको जो एक हम लोगों का स्ट्रेटजी होती है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, उससे की। सो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो डाइवर्ट की गई ट्रेनें वो बहुत ही कम की गई, 1.8% ऑफ 3,840।
तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा फोन लाइन पे जुड़े हैं। नीरज जी, जिस प्रकार से आज खुद रेलवे बोर्ड ने ये जो प्रेस वार्ता करी है उसमें अभी तक जितनी भी ट्रेनें चली हैं उसकी जानकारी भी दी और ये भी बताया कि किसी एक खास रीजन की वजह से करीब 71 जो ट्रेनें हैं वो डाइवर्ट करी गई थी, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि बीच में जो खबर आई थी कि 40 ट्रेनें उन्हें जहां पहुंचना था वो कहीं और पहुंच गई, क्या आज रेलवे बोर्ड की तरफ से उस पर सफाई दी गई है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस तरह की तमाम बातें लगातार पिछले दिनों से चर्चा में रही और तमाम मीडिया में भी इस बात को उठाया गया, तो लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक जो वजह थी, आज इस बात को रेलवे के जो अधिकारियों हैं इन्होंने रखी और रेलवे चेयरमैन बोर्ड के जो विनोद कुमार यादव हैं, जो चेयरमैन है इस समय, इन्होंने साफ कहा कि 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो चलना शुरू हुई थी और अब तक 3840 ट्रेनें ये चली हैं और इसमें 52 लाख से ज्यादा यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। आपको याद होगा कि लॉकडाउन में किस तरह की समस्या थी, आवागमन के मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध थे और लोग पैदल, साइकिलों से या किसी तरह यात्रा कर रहे थे, तो उसी बात की सुविधा के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलनी शुरू हुई थी। तो इससे लगातार लोगों को राहत मिली, लेकिन जब भी आप देखिए कोई भी बड़ा काम होता है तो उसमें कुछ चीजें अचानक चेंज हो जाता है, या ये रहता है कि इन यात्रियों में से अधिक यात्री किधर मूवमेंट के लिए किधर जा रहे हैं या उन्हें जल्दी किस तरह से पहुंचाया जाए। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई दिल्ली से प्रयागराज के लिए अगर अधिक यात्री हैं तो अगर वो लखनऊ आ रही तो अचानक उसका रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है कि इलाहाबाद में अधिक यात्री यहाँ पर टिकट लिए हैं तो उनको उतारते हुए लखनऊ ट्रेन आ जाए। तो इस तरह के तमाम भ्रम की कंडीशन बीच में अचानक हुई और उसी बात की आज सफाई जो है विनोद कुमार यादव जी ने दी है और बताया है कि ये अचानक नहीं हुआ, ये रेलवे की गलती से नहीं हुआ, ये किसी ड्राइवर की गलती से नहीं हुआ कि ड्राइवर अपने आप से ट्रेन लेके चला जा रहा है और उसे पता ही नहीं है। सबको पता है रेलवे का सिस्टम एक अलग तरीके से चलता है और वो तमाम लोगों की बातचीत से होते हुए चलता है। हर एक स्टेशन पे उसकी मॉनिटरिंग होती है, झंडी दिखाई जाती है या रात में चल रही है तो वो लाइट जलाई जाती है, तो उस हिसाब से चलती है। तो जो भी चीजें अचानक बदलाव थी आम आदमी को भले नहीं समझ में आए, लेकिन रेलवे मंत्रालय को ये सारी चीजें थी और अचानक जो तब्दीली की गई थी हो सकता लोगों को ना बता पाया हो रेलवे जल्दबाजी में, क्योंकि कम्युनिकेशन के भी इस बीच इतने माध्यम नहीं थे जिस तरह पहले लॉकडाउन के पहले चलते थे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव, इन्होंने ये पूरी प्रस्ताव की। जी बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा। और आखिरकार अब इस पूरे जो ये विवाद था 40 ट्रेनों का जो अपने गंतव्य तक ना पहुंचकर कहीं और पहुंच गई, वो अब लगता है कि इस प्रेस वार्ता के बाद समाप्त हो जाएगा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आइए रुक कर लेते कुछ और खबरों की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है। उनके बेटे अमित जोगी ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक 74 साल के जोगी को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार की दोपहर उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि जोगी को पहले दिल का दौरा घर पर आया था, जिसके बाद 9 मई को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और इसके बाद से ही उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। दूसरा दिल का दौरा उन्हें बुधवार की रात को पड़ा। नौकरशाह से राजनेता बने जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। वो नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक तत्कालीन कांग्रेस सरकार में राज्य के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि साल 2016 में जोगी ने कांग्रेस से अपने रास्ते अलग कर लिए थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी भी बनाई थी। आपको बता दें कि रिकॉर्ड 14 साल जिलाधिकारी रहे अजीत जोगी गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे। वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी फोन लाइन पे जुड़े हैं। शेखर, जिस प्रकार से अगर अजीत जोगी की बात की जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में केजरीवाल का नाम जिस प्रकार से लिया जाता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक सरकारी सर्विस से निकलकर मुख्यमंत्री तक बनने का जो सफर अजीत जोगी और केजरीवाल में अगर कंपैरिजन करें तो केजरीवाल कहीं पीछे छूट जाते हैं। वहीं अजीत जोगी के बारे में कहा जाता है कि वो गांधी परिवार के बेहद करीबी भी माने जाते थे। आज उनके निधन से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया है। क्या कहेंगे शेखर?
उमंग देखिए, जो बात आपने कही है उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो केजरीवाल और अजीत जोगी की कहीं से भी तुलना, सिवाय इसके कि दोनों सरकारी नौकरी में थे जी। एक समय पर, करना उचित नहीं होगा। और जिस तरीके से आपने गांधी परिवार से उनकी नजदीकियों का जिक्र किया है, तो ये भी हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक समय की नजदीकियां उतनी ही ज्यादा तलखियों और दूरियों में भी बाद में तब्दील हो गई। जी। अजीत जोगी को ही कांग्रेस ने नेपथ्य में छत्तीसगढ़ में जाने के लिए सबसे बड़ा कारण माना। भूपेश बघेल आज जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, इसके पहले जो 15 साल सरकार रही रमन सिंह की अगुवाई में, उसमें माना जाता रहा, कांग्रेस लगातार ये मानती रही कि ये अजीत जोगी और रमन सिंह का एक पैक्ट है जिसकी वजह से कभी कांग्रेस को उभरने का मौका नहीं मिलेगा अगर लीडरशिप बदली नहीं जाएगी। और जब लीडरशिप बदली गई तब अजीत जोगी ने अपना चमत्कार दिखाया और पार्टी छोड़ करके अपनी पार्टी उन्होंने बना ली। जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अजीत जोगी का जो कद था और एक दौर की जो उनकी अपनी सियासत थी, उसका सानी लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा देखने को नहीं मिला। लेकिन आज पूरी तरीके से उनके जीवित रहते इनफैक्ट पूरी चीजें बदल गई। और खास तौर से उस समय जब उनका कार से एक्सीडेंट हुआ और शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर देता है, उसके बाद उनको राजनीतिक रूप से काफी नुकसान हुआ, क्योंकि अगर वो एक्टिव रहते, लोगों के बीच में जाते आते रहते, तो उतना नुकसान ना होता। बल्कि मायावती के साथ जब अजीत जोगी ने एक बार पैक्ट किया और ये कहा जाने लगा कि छत्तीसगढ़ में अब मायावती और अजीत जोगी का जो कॉम्बिनेशन है वो किंग मेकर होगा, तो इस तरीके के तमाम उतार चढ़ाव बातें आती रहीं, जिसको लेकर के अजीत जोगी की जो शख्सियत है उसका अंदाजा लगता है। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि अजीत जोगी ने ना सिर्फ वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रहे कांग्रेस की तरफ से, अगर ये भूपेश बघेल को हटा दें, उसके अलावा जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उसके बाद से लगातार उनकी जो सोच थी, उनका जो करिश्मा था, उनका जो कामकाज था, वो अपनी तरह से आगे बढ़ता रहा और उनकी लोकप्रियता ही थी जिसकी वजह से उनकी पार्टी को भी अपनी तरह से ठीक ठाक समर्थन मिला और उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया था कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बनाएंगे। रही बात राजनीतिक शून्यता की छत्तीसगढ़ में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ का एक ऐसा राजनीतिज्ञ जरूर खो गया है जिसका जलवा छत्तीसगढ़ में एक समय पर कुछ इस तरीके से था कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उसके प्रभाव के आगे बेकार सी या बेमानी सी लगती थी। हालांकि उस समय बहुत बड़े बड़े नेता भी थे, विद्याचरण शुक्ला से लेकर के और कई बड़े बड़े नेता, नाम मोतीलाल वोरा छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम थे। लेकिन उन सब के बीच में अजीत जोगी ने अपनी पकड़ और पहुंच को बनाए रखा था, वो एक काबिले तारीफ बात थी। लेकिन मौजूदा राजनीति की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में अजीत जोगी पिछले कुछ समय से हाशिए पर ही थे। बिल्कुल शेखर, आपने सही कहा। और ये देखने वाली भी बात है कि जब हम कहते हैं, एक पुराने बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता, हालांकि कहावत इसकी उल्टी है, लेकिन अगर हम भारतीय राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ पर यही कहावत उल्टी भी साबित होती है। फिलहाल शेखर, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हांगकांग के लिए चीन के नए सुरक्षा कानून की अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने साथ मिलकर निंदा की है। इन देशों ने कहा कि हांगकांग आजादी के गढ़ के तौर पर फला फूला है और अपने बयान में इन देशों ने कहा कि हांगकांग की संपन्नता और स्थिरता में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी अहम भूमिका रही है। इसके साथ ही बयान में कहा गया कि महामारी के दौरान हांगकांग में चीन ने नए सुरक्षा कानून से सरकार में और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर भरोसा कम हुआ है। वहीं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में करीब 60 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3,59,000 लोग कोविड-19 की वजह से मौत को प्राप्त हो चुके हैं। तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी डॉक्टर डेविड नबारो के मुताबिक हमें कोरोना वायरस संक्रमण के एक और झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील बढ़ेगी, कोरोना संक्रमण के मामलों में एक और बड़ा उछाल आ सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा।
तो वहीं दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद सरकार को करीब 251 स्कूल फिर से बंद करने पड़े। दरअसल संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद कुछ दिन पहले ही यहां बच्चों के स्कूल खोल दिए गए थे। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 56 नए मामले सामने आए और इनमें से अधिकतर मामले आपको बता दें कि पश्चिम कोरिया के बूचन में मौजूद एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में पाए गए। बूचन घनी आबादी वाला इलाका है, जिस कारण यहां अधिकारियों की चिंता और बढ़ गई है और इसको लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि उन्हें यहां काम करने वालों के जूतों और कपड़ों पर कोविड-19 वायरस पाया गया। वहीं कालापानी सीमा विवाद पर नेपाल ने भारत के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत के लिए पहल की और इसको लेकर भारत का कहना है कि बातचीत शुरू हो, इसके लिए दोनों देशों के बीच पहले भरोसे का माहौल बनना जरूरी है। दरअसल नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर तनाव चल रहा है और इससे पहले भारत सरकार के जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 हटाने के बाद नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ गया। नेपाल के लक्ष्य में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को नेपाल की सीमा में शामिल किया गया, तो वहीं बीते साल भारत ने भी नया नक्शा जारी कर काला पानी को अपना हिस्सा बताया था। तो वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक भारत नेपाल में ताजा हालातों पर नजर बनाए रखे है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।